हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 13 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस परीक्षा, बीपीएससी, हाईकोर्ट, आरओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोअर पीसीएस हो चाहे यूपी ट्रिपल कोई परीक्षा हो, ठीक है, सही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये क्लास इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए ये क्लास आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस एग्जाम से संबंधित यानी कि मुख्य परीक्षा से संबंधित जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, या फिर जो आपके केस स्टडीज होते हैं, वो आपको यहाँ पर इस वीडियो से मिल जाते हैं। ठीक, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे सुटेबल है, कैसे आपको एग्जाम्पल लिखना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताई हुई जाती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं। चर्चा करते हैं हमारी पहली खबर क्या है, देखते हैं। तेलंगाना और जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, इसके बीच में देखा जाए तो एआई नवाचार हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, तेलंगाना और डेक्कन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बीच में एआई नवाचार के लिए देखा जाए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। चर्चा करते हैं। तेलंगाना के एआई इनोवेशन हब एकम और यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी ने राज्य में अप्लाइड एआई अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। देखा जाए तो इस साझेदारी के तहत हैदराबाद के पास प्रस्तावित भारत फ्यूचर सिटी में एआई केंद्रित कौशल विकास केंद्र एकम धृति स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर होगा क्या, एकम धृति कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये जो भारत फ्यूचर सिटी है हैदराबाद में इसको बनाया जा रहा है, वहीं पर देखा जाए एकम धृति स्थापित किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। डेक्कन की शोध विशेषज्ञता और तेलंगाना के बुनियादी ढांचे को मिलाकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए नैतिक और स्केलेबल एआई समाधान विकसित करना यहां पर मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखा जाए यह सहयोग मुख्य रूप से एआई रेडी कार्यबल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास, ठीक है, साथ ही साथ संयुक्त अनुवाद संबंधी अनुसंधान और स्टार्टअप को सक्षम बनाने पर केंद्रित होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में देखा जाए तो तेलंगाना का जो एआई इनोवेशन हब एकम है, इसने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एआई नवाचार हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षरित किया। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविद्यालय है, नाम क्या है, डेक्कन विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, वित्त वर्ष 2026 में यहां पर देखें तो 11.7 बिलियन डॉलर टेक फंडिंग के साथ भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। यानी कि जो टेक फंडिंग है, टेक फंडिंग में के मामले में भारत का विश्व भर में कौन सा स्थान है, तो यहां पर देखा जाए भारत का विश्व भर में चौथा स्थान है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम जब आप देते हैं तो अपनी परीक्षा में देखा जाए विभिन्न रिपोर्ट, विभिन्न जो रिपोर्ट है, साथ ही साथ सूचकांक है, उनको आप कोट करते हैं और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026, ये याद रखना है, इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026। और ये पॉइंट देखा जाए आपके जीएस पेपर 3, ठीक है, जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस 6 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपके निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञान और तकनीक से संबंधित निबंध आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारतीय टेक स्टार्टअप्स ने वित्त वर्ष 2025-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखा जाए तो 11.7 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2025 में देखा जाए तो ये 14.3 बिलियन डॉलर की तुलना में 18% की गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। लेकिन खास बात यह है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 था, फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना था, 9.7 बिलियन डॉलर था, उसकी तुलना में 20% की यहां पर वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं वैश्विक रैंकिंग देख लेते हैं। तो भारत वित्त वर्ष 2026 में दुनिया का चौथा सबसे अधिक वित्त पोषित देश रहा। यहां पर देखा जाए शीर्ष देश कौन कौन से रहे, अमेरिका देखा जाए पहले स्थान पर रहा। ठीक, टेक फंडिंग के मामले में अमेरिका का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका रहा, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का रहा, ये पॉइंट याद रखना है। तीसरे स्थान पर देखा जाए चीन रहा और भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर रहा, फोर्थ रैंक पर रहा। रिपोर्ट और इंडेक्स के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष भी यहां पर देखा जाए लिखे हुए हैं। भारत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक की 13 फंडिंग राउंड हुए हैं, जिनमें नेक्स्ट्रा 710 मिलियन और यहां पर देखा जाए
न्यासा 600 मिलियन डॉलर पहुंच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आईपीओ में भी उछाल हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए वित्त वर्ष 2026 में जो 47 आईपीओ दर्ज किए गए, जो 2025 की तुलना में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की तुलना में 52% अधिक है। प्रमुख लिस्टिंग में देखा जाए कौन कौन से आईपीओ लिस्ट हुए हैं, लेंसकार्ट, ग्रो और मीजो के आईपीओ यहाँ पर लिस्ट हुए हैं। ठीक है, कुछ नए यूनिकॉर्न भी बने हैं। जैसे देखा जाए तो इस वर्ष यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए 6 नए यूनिकॉर्न बने हैं। ठीक है, 6 नए यूनिकॉर्न बने हैं, जिसमें नावी, जस्पे इत्यादि प्रमुख है, जो पिछले 2 वर्षों की तुलना में 50% अधिक है। चलिए आगे देखते हैं, अधिग्रहण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्विजिशन के बारे में चर्चा करें तो कुल 129 अधिग्रहण दर्ज किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा सौदा कौन सा हुआ था, डिगिनेक्स के द्वारा देखा जाए रिजल्टेक्स का 2 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण हुआ था। ठीक है, अब यहां पर शीर्ष टेक फंडिंग वाले शहर कौन से रहे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर देखें कुल फंडिंग के मामले में भारत का जो बेंगलुरु शहर है इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, कितना, 33% हिस्सेदारी इसकी रही। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो मुंबई है 21%। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। और इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026। ठीक है, चलिए दुनिया भर में भारत का चौथा स्थान, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे चीन है। और शहरों में देखा जाए भारत में सबसे शीर्ष शहर कौन सा है टेक फंडिंग जुटाने में, तो बेंगलुरु शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर मुंबई है। आगे देखते हैं, अपॉइंटमेंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, संजय खन्ना बने भारतीय पेट्रोलियम के नए अध्यक्ष, यानी कि बीपीसीएल जो है, ठीक है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, सीएमडी कौन बन गए हैं, यहाँ पर संजय खन्ना बन गए हैं। चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर देखा जाए 31 मई 2029 तक, अपनी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक वे इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, सीएमडी नियुक्त होने से पहले वे बीपीसीएल के निदेशक रिफाइनरी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने मुंबई कोच्चि रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी सेवाएं प्रदान की है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, 30 अप्रैल 2025 को जी कृष्ण कुमार के सेवानिवृत्ति के बाद बीपीसीएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ था। अब देखा जाए ये पूर्णकालिक, यहां पर देखा जाए जो संजय खन्ना है, संजय खन्ना पूर्णकालिक सीएमडी और अध्यक्ष बन गए हैं। अभी तक अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था, लेकिन अब देखा जाए पूर्ण रूप से इनको यह पद दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन हुआ है। यहां पर बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अप्रैल 2026 यानी आज ही के दिन देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, लखनऊ है। यहां पर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहां पर है, लखनऊ में अवस्थित है। और यहां पर 3 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का औपचारिक उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। प्रतिभागियों के बारे में चर्चा करें तो इस विशाल खेल आयोजन में लगभग 2400 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए इस महाकुंभ में, खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी और बास्केटबॉल जैसे आधुनिक खेलों के साथ साथ में मलखंभ, कलरीपट्टू और योग जैसे पारंपरिक भारतीय खेल मुख्य आकर्षण होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करें, यह आयोजन 2 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में क्या होगा कि लखनऊ के 5 विधानसभा क्षेत्रों मध्य, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और कैंट में जूनियर तथा सीनियर श्रेणियों का मुकाबला होगा। उसके बाद देखा जाए फाइनल चरण कैसा होगा, तो इसमें विधानसभा स्तर के विजेता खिलाड़ी जो होंगे वो 13 से 15 अप्रैल तक मुख्य महाकुंभ में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और युवाओं के खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, स्वामी विवेकानंद की आदम कद प्रतिमा। अब ये जो आदम कद प्रतिमा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति होता है ना, आदमी होता है, उस आदमी की हाइट के बराबर एक प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, जैसे एक आदमी होता है अमूमन 5 फुट 8 इंच 6 फुट, ठीक है, 6 फीट का होता है। अब ऐसे 6 फीट के यहाँ पर देखा जाए एक प्रतिमा स्थापित की गई है, कहाँ पर, अमेरिका में। तो स्वामी विवेकानंद की आदम कद प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी नगर निकाय। चर्चा करें तो अमेरिका के सिएटल शहर में, ठीक है, अमेरिका का सिएटल शहर स्वामी विवेकानंद की आदम कद प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी नगर निगम बन गया है। देखा जाए तो इस प्रतिमा का अनावरण सिएटल के मेयर कैटी विल्सन और भारत के महावाणिज्यिक दूतावास के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। चर्चा करें, यह प्रतिमा सिएटल के डाउनटाउन स्थित प्रतिष्ठित वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में स्थापित किया गया है। ठीक है, डाउनटाउन स्थित वेस्ट लेक स्क्वायर में स्थापित किया गया है। अब ये जो वेस्ट लेक स्क्वायर, इस खासियत ये है, ये शहर का प्रमुख मिलन स्थल है। ठीक है, जैसे चौराहा होता है ना,
उसी प्रकार से देखा जाए प्रमुख मिलन स्थल है जहां पर प्रतिदिन लगभग 4 लाख से अधिक लोग यहां पर आते हैं। और इसी चौराहे पर देखा जाए जो स्क्वायर है, उसी स्क्वायर पर देखा जाए स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है। यह पहल वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद के विचारों और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त अभ्यास 10 लीग। अब ये जो 10 लीग है, ठीक है, इसका कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। यहां पर चर्चा करते हैं। अभ्यास 10 लीग का 7वां संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के 60 सदस्यीय दल जो था, ये 12 अप्रैल 2026 को उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुआ। ठीक है, यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 12 से 25 अप्रैल 2026 तक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखा जाए तो इस दल में भारतीय सेना के 45 जवान मुख्यतः महार रेजिमेंट से और भारतीय वायुसेना के 15 जवान सम्मिलित हैं। यहाँ पर देखें तो उज्बेकिस्तान की ओर से समान संख्या में सेना और वायुसेना के जवान यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। याद रखिए कि इस वार्षिक अभ्यास का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों और संयुक्त अभियानों को अंजाम देने की क्षमताओं को मजबूत करना। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 लीग का आयोजन किया जाता है। आपकी परीक्षाओं में जो प्रमुख सैन्य अभियान है, इनसे संबंधित सवाल यूपीपीसीएस 2024 में लगभग इनकी संख्या कितनी थी? 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्रीलिम्स में 3 प्रश्न पूछे गए थे। डेट पूछ लिया था किस महीने में आयोजित किया गया, तो अब आपको डेट याद रखना कि जो 10 लीग अभ्यास है इसका आयोजन अप्रैल महीने में किया गया। 12 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यह अभ्यास हर साल बारी बारी से भारत और उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाता है, जो मध्य एशिया क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता भी है। आगे चर्चा करते हैं। कुर्द नेता निजार अमेदी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, निजार अमेदी बने इराक के नए राष्ट्रपति। अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इराक के नए राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर अब म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब देशों, मतलब एशिया के जो देश है, ठीक है, एशिया के जो देश है, एशिया के देशों में जो कोई सत्ता परिवर्तन होता है या कोई नया राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसका नाम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखा जाए तो निजार अमेदी हैं, ये इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। चर्चा करते हैं। इराक की संसद ने नवंबर 2025 के संसदीय चुनाव के बाद कुर्द राजनेता निजार अमेदी को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। ठीक है, यहाँ पर जो संसदीय चुनाव हुए थे नवंबर 2025 में ही हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए नया राष्ट्रपति उसी चुनाव के आधार पर किसको चुन लिया गया है? निजार अमेदी को चुना गया है। निजार अमेदी इससे पहले इराक के पर्यावरण मंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं और 2024 में बगदाद में कुर्दिस्तान पैट्रियोटिक यूनियन के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख भी रहे हैं। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि इराक में विशिष्ट सांप्रदायिक सत्ता साझाकरण प्रणाली संचालित की जाती है। अब यहां पर जो विशिष्ट सांप्रदायिक सत्ता साझाकरण प्रणाली है, इसके तहत होता क्या है? इसके तहत यह होता है कि राष्ट्रपति कुर्द समुदाय से होगा, प्रधानमंत्री शिया मुस्लिम, संसदीय जो अध्यक्ष होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा। ठीक है, तो यहां पर विशिष्ट सांप्रदायिक सत्ता साझाकरण प्रणाली इराक में संचालित की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति कुर्द समुदाय से, प्रधानमंत्री शिया मुस्लिम, संसदीय अध्यक्ष सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति की चयन के बाद अब इराक में अगले चरण में नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, अब प्रधानमंत्री का चुनाव संचालित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिबूती। अब जिबूती से संबंधित पॉइंट्स है। यहां पर देखा जाए इस्माइल उमर गुलेह 6ठी बार चुने गए राष्ट्रपति। अब ये जो इस्माइल उमर गुलेह हैं, ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2019 में प्रीलिम्स में यह सवाल आया हुआ था। 2019 के पीटी में सवाल पूछा जा चुका है। अफ्रीकी देश है जिबूती, इसमें हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस्माइल उमर गुलेह ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 6वीं बार राष्ट्रपति का पद संभाला है। उन्होंने इस चुनाव में 97% से अधिक वोट पाकर अपने प्रतिद्वंदी मोहम्मद फराह समतार को करारी शिकस्त दी है। यहाँ पर चर्चा करें। इस्माइल उमर गुलेह पहली बार 1999 में सत्ता में आए थे और पिछले 2 दशक से अधिक समय से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर चर्चा करें, जो जिबूती है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्ग पर स्थित है, जिसके कारण यह सैन्य और व्यापारिक दृष्टि से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देशों में एक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक सवाल क्या आप बता सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन कौन से? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन कौन से हैं? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। बेंगलुरु स्थित CARI को
बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी में मिला ISO प्रमाणन। यहां पर देखते हैं, बेंगलुरु स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की क्लिनिकल लेबोरेटरी को बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में ISO 15189 2022 प्रत्यायन यानी कि प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर चर्चा करें, जो CARI बेंगलुरु है, ये केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रतिष्ठित वैश्विक मानक हासिल करने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखें तो जो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, ये केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के तहत यह प्रतिष्ठित वैश्विक मानक हासिल करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है, ठीक। यहाँ पर बात करें तो यह प्रत्यायन मरीजों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सटीक, विश्वसनीय और सुरक्षित नैदानिक परिणामों के आश्वासन देता है, जो प्रभावी उपचार के लिए अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। यह उपलब्धि संस्थान की प्रयोगशाला के प्रवेश स्तर के NABL प्रमाणित केंद्र से एक पूर्ण विकसित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में परिवर्तन को दर्शाता भी है। चर्चा करें, केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव के अनुसार यह कदम आयुष बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को वैश्विक बेंचमार्क में बदलने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। आगे चर्चा करें, अपने अंतिम खबर पर क्या है हमारी आज की अंतिम खबर, वैज्ञानिकों ने विकसित किया मस्तिष्क जैसा ह्यूमिडिटी सेंसर। अब ये जो मस्तिष्क जैसा ह्यूमिडिटी सेंसर है, इसके बारे में ये चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, वैज्ञानिकों ने मेढकों से प्रेरित होकर एक न्यूरोमार्फिक मस्तिष्क जैसा ह्यूमिडिटी सेंसर विकसित किया है, जो एक ही सिस्टम में जानकारी को महसूस करने, संसाधित करने और स्टोर करने में सक्षम है, ठीक है। देखा जाए तो इस उपकरण को 1D सुप्रोमोलर, ठीक है, नैनो फाइबर्स का उपयोग करके बनाया गया है, जो नमी के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए पिछले सिग्नलों की याददाश्त भी रखता है, यानी कि पिछले जो सिग्नल्स प्राप्त हुए थे उनकी याददाश्त भी यहां पर रखता है। देखा जाए तो यह सेंसर मानव मस्तिष्क के सिनेप्टिक कार्यों जैसे फैसिलिटेशन और मेटाप्लास्टिसिटी की नकल करता है, जो बुनियादी लॉजिक ऑपरेशंस करने की क्षमता रखते हैं। देखा जाए तो यह तकनीकी कम बिजली की खपत वाले सेंसिंग डिवाइस बनाने में सहायक होंगी, जिससे बैटरी लाइफ और कार्य क्षमता में भी सुधार होगा, ठीक है। इसका उपयोग भविष्य में पर्यावरण निगरानी, हेल्थ केयर, यहाँ पर देखा जाए IoT और एज कंप्यूटिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं कुछ प्रश्न, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि तेलंगाना और डेक्कन यूनिवर्सिटी के बीच में हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, AI अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना या पर्यटन विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखा जाए ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में टेक फंडिंग के मामले में भारत वैश्विक स्थान क्या रहा? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए CMD कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार, संजय खन्ना, धर्मेंद्र प्रधान या RK सिंह? आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ? और पांचवा सवाल है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 लीग के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या रूस? ठीक है, तो ये है 5 सवाल, 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ जो 10 MCQ ऑनलाइन आपसे ऐप पर लिए जाते हैं, उसको आप ऐप पर जाकर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं फिर तो आपको MCQ अटेम्प्ट करने के लिए ऐप पर जाना होगा। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के जस्ट बगल में आपका लगा हुआ है MCQ, उस MCQ को देखिए। और MCQ के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो PDF लगा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप PDF पढ़ सकते हैं, PDF से आप रिवाइज कर सकते हैं, MCQ दीजिए और इस वीडियो को देखिए। तो एक कंप्लीट आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी पूरे महीने के करंट अफेयर की। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।